नमस्कार। तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत के परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करते हैं। मैं हूं तेंजिन तलजोर। आगे देखिए इस सप्ताह के प्रमुख खबर। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के कशाक ने परम पावन दलाई लामा जी के पुनर्जन्म मामले पर विचार स्पष्ट की। चीन की कुप्रबंधित शून्य कोविड नीति ने तिब्बत में तिब्बती लोगों की जीवन को खतरे में डाला है। सिक्योंग पेम्बा त्सिरिंग ने तिब्बत, यूगुर और दक्षिण मंगोलिया के संदर्भ में आयोजित संगोष्ठी को संबोधन। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के नवनिर्वाचित उच्च आयुक्त से तिब्बत में मानवाधिकारों की रक्षा करने की अपील की। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने चीनी शासन द्वारा तिब्बत में उत्पीड़न पर चिंता व्यक्त की। ऑस्ट्रेलिया तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि कारमा सेंगे ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के विरोध में आयोजित संगोष्ठी में भाग ली। अब सुनिए समाचार विस्तार से। इस सप्ताह केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के कशाक ने ये स्पष्ट किया कि परम पावन दलाई लामा जी के पुनर्जन्म मामले में किसी भी सरकार या किसी व्यक्ति को हस्तक्षेप करने के अधिकार नहीं है। कशाक ने स्पष्ट रूप से कहा कि पुनर्जन्म वाले आध्यात्मिक प्राणियों को पहचानने की प्रणाली तिब्बती बौद्ध धर्म के लिए एक अद्वितीय धार्मिक प्रथा है और परम पावन दलाई लामा जी के पुनर्जन्म से संबंधित इस धार्मिक गतिविधि को उन जिम्मेदारियों के अनुसार संचालित किया जाना चाहिए जिन्हें परम पावन जी प्रतिष्ठापित करते हैं और सौंपते हैं। कशाक ने बताया कि यह स्पष्टीकरण इसलिए जरूरी थी क्योंकि चीन सरकार सामान्य रूप से पुनर्जन्म मामले और विशेषकर परम पावन दलाई लामा जी के पुनर्जन्म मामले पर एक झूठी कहानी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न माध्यमों को उपयोग करने के कारण जारी किया गया था। तिब्बत के अंदर बढ़ती कोरोना मामले के दौरान चीन सरकार की कोविड पर कुप्रबंधन की कई रिपोर्ट सामने आया है। इन रिपोर्ट के अनुसार राजधानी ल्हासा और अन्य इलाकों में कोरोना से संक्रमित तिब्बती लोगों को अच्छे स्वास्थ्य, संगरोध सुविधा, चिकित्सा एवं खाद्य सुविधाओं से दूर रखा गया है। इस पर केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के कशाक ने एक बयान जारी करते हुए चीन सरकार से तिब्बतियों को समय पर चिकित्सा एवं अन्य आवश्यकताओं से सहायता प्रदान करने की अनुरोध किया है। बयान में कशाक ने तिब्बत को कोरोना महामारी से लड़ने में मदद करने के लिए तिब्बती दवाओं, चिकित्सा उपकरणों, नर्सेस और स्वयंसेवकों के रूप में भी किसी प्रकार का सहायता देने का आश्वासन दिया है। The plain apology for mismanagement of COVID outbreak in Tibet is not enough. The Chinese authorities need to seriously focus on providing adequate medical facilities and foods and well-being for those Tibetans who had suffered and tormented by the extreme measures of the zero COVID policy. केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेम्बा त्सिरिंग ने जापान तिब्बत हाउस और फ्री तिब्बत नेटवर्क के संयोजन में आयोजित तिब्बत, यूगुर तथा दक्षिण मंगोलिया के संबंध में आयोजित संगोष्ठी को संबोधित किया था। इस संगोष्ठी का शीर्षक सामान्य आधार का निर्माण चीनी कम्युनिस्ट शासन के तहत अधिकृत देश रखा गया है। इस सेमिनार के वक्ताओं में यूगुरों तथा दक्षिण मंगोलियाई के प्रतिनिधियों शामिल थे। अपने संबोधन में सिक्योंग पेम्बा त्सिरिंग ने कहा कि
वर्तमान तिब्बत के सामने सबसे बड़ा खतरा चीन सरकार द्वारा तिब्बती भाषा को खत्म करने की नीति रहा है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि 3 साल की उम्र की तिब्बती बच्चों को अपने माता पिता और संस्कृति से दूर जबरन बोर्डिंग स्कूल में भेजा जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप तिब्बती अपने भाषा बोल नहीं सकते हैं। इसी प्रकार सिक्योंग पेम्पा ने तिब्बती पठार की एशियाई लोगों के अस्तित्व पर महत्व, जबरन डीएनए संग्रह इत्यादि अनेक विषयों पर विस्तार से जानकारी दी। साथ ही सिक्योंग पेम्पा छिरिंग ने अपनी 1 सप्ताह आधिकारिक यात्रा में जापान स्थित तिब्बती समुदाय, तिब्बत समर्थकों तथा सरकारी अधिकारियों के साथ मुलाकात कर तिब्बत मुद्दे पर संबोधित किया था। गत 23 सितंबर 2022 को स्विट्जरलैंड और लिechtenstein के तिब्बती समुदाय ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के चल रहे सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्च आयुक्त कार्यालय के पास एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर प्रदर्शनकारियों ने तिब्बती राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए यह नारा लगाया कि संयुक्त राष्ट्र तिब्बत के अंदर बिगड़ती मानवाधिकार स्थिति पर ध्यान देने की मांग की है। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने चीन से तिब्बत के अंदर अत्याचार बंद करो, नरसंहार बंद करो और सभी राजनीतिक बंदी को रिहा करने के नारे लगाए गए थे। अपने संबोधन में प्रतिनिधि ठिल्लेछुकी ने तिब्बती समुदाय के सदस्यों द्वारा तिब्बत के अंदर तिब्बती लोगों के समर्थन में बोलने के लिए प्रशंसा किया है। उन्होंने उपस्थित सदस्यों से युवा पीढ़ियों को तिब्बती संघर्ष में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करने की अपील की। जिनेवा में चल रहे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 91वें सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों ने चीनी शासन द्वारा तिब्बत में व्यवस्थित रूप से उत्पीड़न करने के लिए चिंता प्रकट की है। साथ ही सदस्य देशों ने चीनी शासन द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कठोर नियंत्रण तथा तिब्बत में मानवाधिकार उल्लंघन के बारे में जानकारी दी है। इन सदस्य देशों में अमेरिका, डेनमार्क, जर्मनी, स्वीडन, स्विट्जरलैंड और यूरोपीय संघ शामिल थे। सत्र के दौरान अमेरिका के प्रतिनिधि ने चीनी शासन द्वारा तिब्बत में तिब्बती लोगों और उनकी विशिष्ट धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक पहचान के खिलाफ गंभीर उत्पीड़न पर गहरी चिंता प्रकट की है। इसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के चल रहे सत्र के दौरान यूएन वकालत अधिकारी काल्दिन सोमो ने तिब्बत में कोरोना महामारी से संक्रमण के समय चीन के गलत व्यवहार का विषय उठाया है। ऑस्ट्रेलिया तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि कर्मा सेंगे ने लोकतंत्र के लिए चीनी नागरिक द्वारा आयोजित लोकतंत्र की रक्षा में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अत्याचार के विरोध के 2 दिवसीय संगोष्ठी में भाग लिया था। अपने उद्घाटन भाषण में प्रतिनिधि कर्मा ने प्रतिभागियों को कहा कि तिब्बत मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मामले की तरह ध्यान देने की आह्वान की। उन्होंने कहा कि तिब्बती लोगों की ये संघर्ष चीनी लोगों से नहीं बल्कि तिब्बत के अंदर चीनी शासन के कठोर नीतियों के खिलाफ रहे हैं। यदि तिब्बत मुद्दा का शांतिपूर्ण समाधान होता है तो ये न केवल तिब्बती लोगों के लिए परंतु पूरे क्षेत्रों के लिए लाभदायक रहेगा। उन्होंने कहा कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी जो धर्म में विश्वास नहीं रखता है वह तिब्बती बौद्ध परंपरा के पुनर्जन्म मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं। इसी के साथ आज का खबर यही समाप्त होती है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। धन्यवाद।